स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क देखा था, ठीक है। और आज हमें इस लेक्चर में एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क देखना, दैट इज़ डब्ल्यू मैक्स, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये एक डेरिवेशन है जिसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म भी इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। और ये एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक्सप्रेशन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू मैक्स। तो देखो, आपको उसके लिए क्या कंसिडर करना है। कंसिडर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन। आपको क्या कंसिडर करना है, एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंसिडर करनी है, ठीक है, सिलेंडर में, और उसको फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन आपको अटैच करना है। देन उसके बाद अब यहाँ पे जो गैस एक्सपांड होगी वो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपांड होगी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। ओके, आपको क्या कंसिडर करना है, एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंसिडर करनी है, ठीक है, सिलेंडर में। उसको आपको उसके साथ आपको फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन को अटैच करना है और वो रिजिड भी रहेगा। एंड दैट गैस इन अ सिलेंडर एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आपको ऑलरेडी पता है कि आइसोथर्मली मतलब क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एंड रिवर्सिबल मतलब क्या, कि वो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है। मतलब गैस का एक्सपांशन होगा आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल। वो भी कैसे एक्सपांशन होगा, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। इस आपके बुक में बहुत सारे स्टेप्स दिए, मैंने आपको सिर्फ 3 स्टेप ड्रॉ करके दिए, ठीक है। आपके इसमें 4 है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। ये प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू होते रहेगी, और वहाँ कहाँ तक होगी, जब तक वॉल्यूम V2 होता नहीं तब तक, ठीक है। कंसिडर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन एंड दैट गैस expand isothermally and reversibly। isothermally मतलब at constant temperature and reversibly मतलब वो expansion reverse हो सकता है। तो that gas expand isothermally and reversibly from initial volume V1 to final volume V2 at temperature T। और टेम्परेचर क्या रहेगा, T, और वो भी कैसे रहेगा, पूरी थ्रू आउट द सिस्टम कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये एक्सपांशन होगा फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, इट टेक्स अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है वहाँ पे, इन्फाइनेसिमल स्टेप्स, मतलब छोटी छोटी स्टेप्स जो है वो पूरे प्रोसेस में होगी। जब वॉल्यूम गैस का V1 से लेकर V2 तक एक्सपांड होगा तब इट टेक्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी स्टेप्स इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। एंड ड्यूरिंग each step the external pressure P external is made infinitesimally smaller than the pressure of the gas। क्योंकि आपको पता है कि जो गैस है उसका भी प्रेशर होता है, दैट्स कॉल्ड एज अ प्रेशर ऑफ गैस P, ठीक है। और इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेट दैट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ पिस्टन। पिस्टन के सरफेस के ऊपर आपको पिक्चर में दिखेगा आपके बुक में, या फिर यहाँ पे भी दिख रहा है कि मैंने पिस्टन के ऊपर क्या रखा है, वेट रखा है, मास रखा है। एंड दैट मास एक्सर्ट्स अ एक्सटर्नल प्रेशर। वो क्या एक्सर्ट करता है, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस वेट की वजह से इस पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट होता है, और गैस का खुद का प्रेशर है, प्रेशर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। हर एक स्टेप में क्या होगा कि हर एक स्टेप में जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट मेड इन्फाइनेसिमली स्मॉलर दैन द प्रेशर ऑफ गैस P। हम क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम थोड़े से अमाउंट से, मतलब इन्फाइनेसिमल अमाउंट से कम करेंगे। किससे, प्रेशर P से। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम हो गया तो क्या होगा, ये प्रेशर कम। और प्रेशर कैसे कम करना है इसका, ये जो हमने इसके ऊपर वेट रखा है, तो हमने बहुत सारे वेट रखे एक के ऊपर एक, हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप में एक एक वेट को कम कम कर जाएंगे, या फिर इनफाइनेसिबल अमाउंट से वेट को कम कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट कम करने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्ट हो रहा है वेट की वजह से वो कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया वेट तो पिस्टन अपने आप अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, और पिस्टन अगर अपर मूव हो गया तो गैस अपने आप धीरे धीरे एक्सपांड होगी। लेकिन ये कैसे होगा, छोटे छोटे स्टेप्स में होगा, ऐसे नहीं कि एट ए टाइम वो पिस्टन अपर जाएगा। हम एक वेट को निकालेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, तो
गैस फिर से, ये पिस्टन फिर से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो गैस भी dV1 से, मतलब d जो है दैट इज़ स्मॉलर चेंज, दैट इज़ अ इनफाइनाइटेबल चेंज इन द वॉल्यूम। तो dV इतने अमाउंट से वो गैस पिस्टन अपवर्ड मूव होगा, तो गैस एक्सपांड होगी dV अमाउंट से। तो इसके बाद फिर से दूसरा वेट कम कर देंगे, फिर से इनफाइनाइट अमाउंट से वेट कम कर देंगे, तो फिर से पिस्टन मूव करेगा और फिर से dV इतना चेंज इसमें होगा, मतलब थोड़ा स्मॉल अमाउंट से ये वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा। फिर से हम उसका वेट कर देंगे, तो फिर से पिस्टन मूव हो जाएगा, और पिस्टन मूव होने की वजह से फिर से आपको dV इतना वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए मिलेगा। मतलब हर एक टाइम dV इतना अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो एक्सटर्नल प्रेशर जो इस पिस्टन के ऊपर आ रहा है, इस वेट के वजह से वो हम क्या करें, कम करें। मतलब हम वेट को वहाँ से रिमूव करते जाएंगे, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अपने आप कम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब ये पिस्टन जो है इस गैस के प्रेशर की वजह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मतलब प्रेशर ऑफ गैस तो है ही, नो प्रॉब्लम, मतलब प्रेशर ऑफ गैस एज इट इज़ है, लेकिन ये मास कम करने की वजह से ये एक्सटर्नल प्रेशर हर एक स्टेप में कम कम होता जाएगा। और ये कम कम होगा किसके कंपैरिजन में, प्रेशर ऑफ गैस के कंपैरिजन में हर एक स्टेप में वो कम कम होते जाएगा। तो पिस्टन हर एक स्टेप में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते जाएगा। तो थोड़े थोड़े अमाउंट से, कितने अमाउंट से, dV इतने इनफैटिजिबल अमाउंट से हर एक स्टेप में वॉल्यूम क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। वो प्रोसेस कहाँ तक कंटिन्यू होगी, ये जो एक्सपांशन है वो कहाँ तक कंटिन्यू होगा, जब तक वो वॉल्यूम V2 तक रीच होता नहीं तब तक। ठीक है, व्हेन वॉल्यूम रीचेस टू व्हेन वॉल्यूम रीच फ्रॉम V1 to V2 देन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन स्टॉप्स। अदरवाइज वो कंटिन्यू सिंगल छोटे छोटे इनफैटिजिबल स्टेप्स में होती रहेगी। हर एक स्टेप्स में इनफैटिजिबल अमाउंट से एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम कम होगा एज कम्पेयर टू P। ठीक है, एंड at the same time in every step there is a low there is decrease in a there is increment in a volume by amount dV। हर एक स्टेप में dV इतना अमाउंट क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो एक्सपांड होगा, क्योंकि गैस एक्सपांड होगी तो dV इतना अमाउंट यहाँ पे था, फिर से थोड़ा अपर मूव होगा, dV इतना अमाउंट आगे जाएगा, फिर से वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो dV इतना अमाउंट, मतलब हर एक स्टेप में dV इतना वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा। तो गैस का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। वो कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, V2 जब तक आता नहीं, अनटिल V2 वॉल्यूम V2 रीच नहीं होता तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यूस स्टेप वाइज चलती रहेगी। नंबर ऑफ स्टेप नहीं रहेगी, वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स रहेगी, और हर एक स्टेप में थोड़े थोड़े अमाउंट से एक्स्ट्रा प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू प्रेशर P। और वेट भी हम कम करके ही वो एक्स्ट्रा प्रेशर कम कर सकते हैं। वेट कम करते जाएंगे, इसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर इनफैटिजिबल अमाउंट से स्मॉलर होते जाएगा एज कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ गैस। उसकी वजह से पिस्टन हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा अमाउंट से, मतलब पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अपवर्ड मूव डायरेक्शन में पिस्टन मूव करने की वजह से हर एक स्टेप में dV इतना वॉल्यूम जो है गैस का वो एक्सपांड होगा। और वो ये प्रोसेस एक्सपांशन की धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एक्सपांशन कंटिन्यू होती जाएगी तब तक जब तक वॉल्यूम V2 आता नहीं, तब तक वो स्टेप कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। लेकिन अब देखो मैंने क्या कहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर कम होते जाएगा, और एक्स्ट्रा प्रेशर कम होते होते थोड़े थोड़े अमाउंट से एक्स्ट्रा प्रेशर कम होते जाएगा, और गैस का थोड़े थोड़े अमाउंट से एक्सपांशन होते जाएगा। ऐसी प्रोसेस कब तक करनी है आपको, V2 तक। और वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर हम मास जो इसके ऊपर जो हमने बिस्तर के ऊपर रखा है उसको धीरे धीरे इनफिनिटेसिमल अमाउंट से वो प्रेशर को उस मास को थोड़े थोड़े अमाउंट से हम मास को कम करते जाएंगे, तो अपने आप Px कम होते जाएगा थोड़े थोड़े अमाउंट से, और एक्सपेंशन भी होती जाएगा साथ में थोड़े थोड़े अमाउंट से। तो देखो यहाँ पे ये प्रोसेस जब शुरू रहेगी तो वहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी, और ये आपको कहाँ तक करना है, ये जो एक्सपांशन है वो कहाँ तक कंटिन्यू होगा। ये तो पता है कि आपको एक चीज़ तो पता है कि वो V2 आने तक कंटिन्यू करना है, और साथ में आपको ये भी याद रखना है ये एक्सपांशन कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो फॉल्स टू beyond expansion continue until the pressure of the gas falls to P external। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होती है, जब तक गैस का प्रेशर जो है वो फॉल नहीं होता Px मतलब एक्सटर्नल प्रेशर तक, तब तक ये प्रोसेस एक्सपेंशन की कंटिन्यू रहती है। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू शुरू रहेगी,
और ये कब तक रहेगी, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैस दोनों इक्वल आते नहीं, क्योंकि प्रेशर, इसको भी एक पर्टिकुलर प्रेशर है और इसको भी, इसका भी प्रेशर है। ये प्रेशर हम कम करते जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये प्रोसेस होते होते एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिस स्टेज में ये एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन को कम करके, जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम करते जाएंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम करने की वजह से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सटर्नल प्रेशर तो हम मास, यहाँ का वेट या फिर यहाँ पे रखा हुआ मास कम करके एक्स्ट्रा प्रेशर को कम करेंगे। एट द सेम टाइम गैस जो है वो स्लोली क्या होगी, एक्सपांड होती जाएगी, ठीक है। और गैस का एक्सपांशन होने की वजह से जो गैस का जो खुद का प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब हम इसके पिस्टन के ऊपर रखे हुए वेट को कम करते जाएंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होते जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से गैस का एक्सपांशन होगा, गैस ऊपर शिफ्ट होगी, और गैस ऊपर शिफ्ट होने की वजह से गैस का ऊपर का जो प्रेशर था वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों केसेस हो रही है, एक्सटर्नल प्रेशर भी कम होते जा रहा है और गैस का प्रेशर भी कम हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर क्यों कम हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे वेट जो रखे वो हम एक एक करके निकाल रहे हैं, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर भी इनफैटिजिबल थोड़े अमाउंट से कम हो रहा है। और एट द सेम टाइम एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से एक्सपांशन, पिस्टन मूव करेगा ऊपर, उसकी वजह से गैस का एक्सपांशन होगा, और गैस का जब एक्सपांशन होता है तो गैस का प्रेशर अपने आप कम होता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर भी कम होते जाएगा और गैस का प्रेशर भी धीरे धीरे कम होते जाएगा हर एक स्टेप में। और वहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर और जो प्रेशर ऑफ गैस है दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों भी कम हो रहे, ये भी कम हो रहा है ये भी कम, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिस स्टेज पे एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस दोनों इक्वल रहेंगे, एंड देन वी से दैट द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग। तब हम क्या बोलेंगे कि गैस सिस्टम कैसी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है विथ इट सराउंडिंग। तो आपको याद रखना, मतलब ये समझ में आ गया कंसेप्ट आपको, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर दोनों भी कम हो रहे हैं, और ये दोनों एक जब इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पे कैसे रहेगी, जहाँ पे दोनों एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर पी ऑफ द गैस दोनों का इक्वल है, तो देन वी से दैट की सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग। क्या है, सिस्टम जो है इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सराउंडिंग के साथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब तक वॉल्यूम V2 रीच होता नहीं तब तक, और हर एक स्टेप में आपको थोड़ी इनफैटिजिबल अमाउंट से एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या करते जाना है, लोअर करते जाना है। एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाएंगे तो गैस का एक्सपेंशन होगा, तो गैस का खुद का प्रेशर कम होगा, ठीक है। आपको कंटिन्यू करना कब तक, V2 तक। और आपको इसके बाद वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो इक्वेशन निकालने के लिए आपको पहले सिंगल स्टेप जो है, क्योंकि एक्सपांशन जो है वो V1 से लेकर V2 तक हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे पूरी प्रोसेस स्टेप वाइज हो रही है, ठीक है। एट अ टाइम पूरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे स्टेप वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम पहले एक सिंगल स्टेप के बारे में देखेंगे कि जब एक सिंगल स्टेप में जब वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो इनफैटिजिबल अमाउंट जो है वो dV है, ठीक है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज बाय एन इनफैटिजिबल अमाउंट dV इन सिंगल स्टेप देन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। जब गैस का वॉल्यूम इनफैटिजिबल अमाउंट से, मतलब स्मॉल अमाउंट से, dV इतने अमाउंट से क्या होता है, इंक्रीज होता है सिंगल स्टेप में, देन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क इज डन। मतलब सिंगल स्टेप, मतलब जब गैस का एक्सपांशन होता है तो सिंगल स्टेप में गैस जो है वो dV इतने इनफैटिजिबल अमाउंट से इंक्रीज होती है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और तब अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इनफैटिजिबल अमाउंट से, तो इसका मतलब वहाँ पे वर्क डन हुआ। जब वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपांड होता है इनफैटिजिबल अमाउंट dV से, वो भी इन सिंगल स्टेप देन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क इज डन। जब सिंगल स्टेप में गैस एक्सपांड होती है इनफैटिजिबल अमाउंट dV से, तो वहाँ पे वर्क डन, some small quantity of work done होता है, and that small quantity of work done is given, you know that already we have learned out equation। आपको पता है कि आपको इक्वेशन पता है कौन सा, W इज इक्वल टू माइनस PEX इंटू dV, ठीक है। ये इक्वेशन है W इज इक्वल टू माइनस PX इंटू dV, बट ये स्मॉल अमाउंट का चेंज है, तो हम
सबके सामने आपको पता है कि आपको इक्वेशन, इसके पहले हमने वो इक्वेशन लिखा था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी लिखा था, ठीक है। बट यहाँ पे सिंगल स्टेप मतलब स्मॉल चेंज हो रहा है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल डी यूज़ करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डी वी, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेप का वर्क डन है। तो हम पहले सिंगल स्टेप में डी वी इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो और उसकी वजह से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन होगा, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय इक्वेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डी वी। क्लियर हो गया? द स्मॉल वर्क डन इन अ सिंगल स्टेप इज गिवन बाय इक्वेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम डी वी। ओके, ये किसका वर्क डन हुआ? सिंगल स्टेप का। अब नाउ आपको पता है कि एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, गैस का जो एक्सपांशन है वो कैसा है? एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, ठीक है, एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, अगर एक्सपांशन जो है वो रिवर्सिबल है, एज द एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, तो प्रेशर P इज ग्रेटर बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटी डी पी दैन पी एक्स, ठीक है। अगर प्रोसेस, आपको पता है कि रिवर्स प्रोसेस कब होती है? जब प्रेशर P और एक्सटर्नल प्रेशर इन दोनों के बीच में थोड़ा से क्वांटिटी का डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस हो? डीपी का डिफरेंस हो, तो ही वो पॉसिबल होता है, ठीक है। एज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अगर प्रोसेस जो एक्सपेंशन की प्रोसेस अगर वो रिवर्स होनी है, तो एक्सटर्नल प्रेशर एंड पी एक्स ये दोनों क्या होने चाहिए? इसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए? डीपी का, ठीक है। पी एक्स एंड पी एक्स इज डिफर बाय डीपी, वो डीपी इतने अमाउंट से डिफर होनी चाहिए, मतलब प्रेशर पी जो है वो ग्रेटर रहना चाहिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी से डीपी दैन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ गैस अगर ज़्यादा का तो ही एक्सपांशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि आपको एक्सपांशन ही करवाना है, तो इसलिए प्रेशर पे तो ज़्यादा होना ज़रूरी है, वो भी थोड़े से अमाउंट से, डीपी इतने अमाउंट से, किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। तो उसकी वजह से हमारे पास एक रिलेशन आता है कि पी एंड पी एक्स, इसमें जो स्मॉल अमाउंट का डिफरेंस है, इनफाइनिटेसिमल जो डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज जो है वो कितने का है? डीपी का है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और में, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोई भी एक टर्म में हम क्या करेंगे? इस पी एक्स को इस साइड में शिफ्ट करेंगे और डीपी को इस साइड में शिफ्ट करेंगे। अगर हमने पी को इस डीपी को इस साइड में शिफ्ट किया तो इसका पॉजिटिव इधर आएगा, तो नेगेटिव जगह मतलब पी माइनस डीपी, और जब ये पी एस इस साइड में जाएगा तो इसका नेगेटिव जो है उसके सामने वो हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब P minus dP is equal to P external. Now combine equation 4 points. इक्वेशन आपको कंबाइन करना है, तो आई गिवन इक्वेशन नंबर 1 हियर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आप बुक के अकॉर्डिंग नंबर दे भी सकते हो, बट ये तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है, आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करना है? कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को आपको कंबाइन करना है। तो देखो कंबाइन करना इन द सेंस क्या, कि हमें यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू जो है वो पुटअप करनी इन प्लेस ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस साइन जैसा का वैसा रहेगा, इन प्लेस ऑफ पी ई एक्स आपको क्या करना है? इन प्लेस ऑफ पी एक्स आपको क्या पुट करना है? पी माइनस डी पी, यहाँ पे आएगा पी माइनस डी पी, ठीक है। यहाँ पे आएगा P माइनस डी पी इंटू डी वी आएगा, ठीक है। P माइनस डी पी इंटू डी वी आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको ये ब्रैकेट के बाहर है तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई डी वी से आपको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी से मल्टीप्लाई करो और माइनस बी है, ठीक है, माइनस पी इंटू डी वी। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड डी पी मतलब इस साइड से हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड से हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड से हमें डी बी से मल्टीप्लाई करना है, सेम होता है। यहाँ पे देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए मैंने प्लस लिख लिया। उसके बाद डी पी एंड डी बी का मल्टीप्लिकेशन, तो डी पी इंटू डी वी, डी डब्ल्यू इज टू माइनस पी डी वी प्लस डी पी माइनस डी वी, इसका इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे याद रखना है, डॉट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो डी पी इंटू डी वी जो है इट इज़ वेरी स्मॉल
अमाउंट, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, डी चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन जो प्रेशर है, इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट है दोनों भी। तो इसलिए ये टर्म को हमें क्या करना है, निगलेक्ट करना है। क्या करना है आपको, उसको निगलेक्ट करना है। अगर हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, डी पी इंटू डी वी, इसको हमें क्या करना है, निगलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हमने डी पी एंड डी वी को निगलेक्ट कर लिया तो आपका ये जो इक्वेशन है इट बिकम्स व्हाट, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ये आपका इक्वेशन हमने डी वी क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो हमारा एक नया इक्वेशन हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी। देन आपको पता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपांशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 वुड बी द सम ऑफ इनफैटिजिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल स्टेप। आपको पता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमें निकालना है ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपांशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2। V1 से V2 पूरे होल प्रोसेस में, मतलब V1 से लेकर V2 तक जितना भी एक्सपांशन हुआ है उस पूरे प्रोसेस में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना इन्वॉल्व हुआ है या फिर इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन मिला है, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। एंड इट वुड बी द सम ऑफ इनफैटिजिबल कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल स्टेप। देखिए आपको टोटल वर्क डन कब मिलेगा, पूरे V1 से V2 के एक्सपांशन का, जब आप पूरे स्टेप्स को एक साथ ऐड कर दोगे तो आपको पूरे प्रोसेस का वर्क डन मिल जाएगा। मतलब V1 से V2 तक जो एक्सपांशन हो रहा है गैस का, उसका टोटल वर्क डन क्या है वो हमें मिलेगा कब, जब हम छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड कर देंगे तब। इनफैटिजिबल कम है कंट्रीब्यूशन में थोड़े थोड़े से, तो उसका सम करके डालेंगे तब, ठीक है। देन 4 पॉइंट इनफैटिजिबल, आपको समझ में आ गया क्या करना है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा जब आपको जितनी भी स्टेप्स है, इनफैटिजिबल स्टेप्स जो है, मतलब जितनी भी स्टेप उसमें कंट्रीब्यूट करे उस हर एक स्टेप का वर्क आपको एक साथ ऐड कर देना है, उसको एक साथ मिलवा देना है, उसका सम करना है, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। एंड द टोटल वर्क इज डन ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर, हम इसको वो इक्वेशन नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। आपको पता है कि आपको टोटल वर्क डन लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे विद इन द लिमिट, देन वी गेट द मैक्सिमम वर्क डन इन होल प्रोसेस फ्रॉम एक्सपांशन V1 to V2, और आपको उसको विद इन द लिमिट पुटअप करना है, इनिशियल भी एंड फाइनल, ठीक है। एंड दिस मैक्सिमम वर्क द एक्सपांशन बीइंग रिवर्सिबल। तो देखो एक्सपांशन कैसी जगह रिवर्सिबल हो जाएगा। आपको समझ में आया। हम ये अभी तक जो किया वो सिंगल स्टेप के लिए किया, लेकिन हमें अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमें हर एक स्टेप, मतलब जितनी भी स्टेप उसमें इन्वॉल्व है सबका सम करना पड़ेगा। लेकिन सम करने से बेटा, सम करना है लेकिन हम कैसे करेंगे उसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज। अब जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके आपको डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। वर्क डन कैसे मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको देखो इसका कंटिन्यू देखो, इसका आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन कहाँ पर तक आया था, हमने क्या किया था, हमने डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी इतना इक्वेशन निकाला था। इसका इक्वेशन नंबर हमने 3 दिया था जो मैंने लास्ट पे आपको बताया, ठीक है। नया पे स्टार्ट हुआ इसलिए फिर से रिपीट करके आपको लिखवा के दे दिया। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल से लेकर फाइनल वर्क तक, मतलब हर एक स्टेप से लेकर इनिशियल से लेकर फाइनल वर्क तक वो कितना वर्क करता है वो हमें इंटीग्रेशन निकालना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस साइन ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे वॉल्यूम V1 से लेकर V2 पी डी वी, ठीक है। इनिशियल से लेकर फाइनल पी डी वी है। अब आपको पता है कि यहाँ पे यूज़ करना है आइडियल गैस इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है इनिशियल से लेकर फाइनल तक जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डब्ल्यू मैक्स, सॉरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू मैक्स बोलते हैं। किसको डब्ल्यू मैक्स बोलते हैं, द वर्क डन फ्रॉम इनिशियल स्टेप टू फाइनल स्टेप इट्स कॉल्ड एज अ मैक्सिमम वर्क। एंड नाउ वी हैव द इक्वेशन बिकम्स V1 to V2 एंड P इंटू डी वी, आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है इसके साथ आइडियल गैस
इक्वेशन, यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन। आपको यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करना है, एंड दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग बट द पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी यूज़ करना है, ठीक है। नाउ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी यूज से आपको एक ये पी पुटअप करना है, बट हमारे इक्वेशन में हमें पी वाली टर्म मिल सकती है फिलअप करने के लिए, तो हम इसको पी के टर्म में कर देंगे। तो पी इज इक्वल्स टू एन आर टी डिवाइडेड बाय पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एंड अगर हमने वी को इधर चेंज किया तो पी इज इक्वल्स टू एन आर टी बाय वी। तो ये आपका नया इक्वेशन हो गया पी वी इज इक्वल्स एन आर टी वाला। तो ये वो हमें पुटअप करना है इक्वेशन नंबर 3 में। व्हाट वी गेट हियर, पी वी इज इक्वल टी है तो पी इज इक्वल्स टू वी एन आर टी बाय वी। ओके, नाउ देखो यहाँ पे हमें इसको आगे सॉल्व करना है, तो हमने पी के वैल्यू ऑलरेडी निकाली, तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, एंड यहाँ पे आएगा पी की जगह पे आएगा आर टी अपॉन वी। ओके, यहाँ पे आएगा एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी आएगा, ठीक है। एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी आएगा। देन उसके बाद आपको इसका इसमें क्या का है कि यहाँ पे माइनस कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट है, गैस नंबर में कॉन्स्टेंट रहते हैं, आर भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि गैस कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है। फिर बचा क्या है आपके पास, डी वी बचा है एंड डिवाइडेड बाई वी बचा है, और आपको इसकी लिमिट लिखना है v1 से लेकर v2 तक। ये बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद देखो ये माइनस एन आर टी जैसा का वैसा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर के टॉप में मिलेगा, ठीक है। और ये कभी भी याद रखना कि अगर एक टर्म है और उसका डेरिवेटिव इसके ऊपर ले तो आप उस टर्म का लॉग ले सकते हो। जैसे यहाँ पे डी पी कॉन्वेंटी अब इसका लॉग लेके रखेंगे माइनस वी टू, सॉरी वी टू माइनस वी वन। सो माइनस एन आर टी, मतलब यहाँ पे जो टर्म डिनोमिनेटर प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे लॉग ऑफ वी लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ वी आएगा, और इसका जो है वो जो इसका आंसर हमने निकाल इसका जो हमने इंटीग्रेशन जो चेंज किया उसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस एन आर टी लॉग वी वी टू वी वन वी टू, देखो यहाँ पे लॉग वी आएगा और इसको हम लिमिट पुटअप करेंगे v2 एंड v1। देखो यहाँ पे माइनस एन आर टी, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हमने लॉग को अप्लाई कर दिया, बट हमें इसको आगे सॉल्व भी करना है क्योंकि लॉग ऑफ वी है लेकिन अपर और लोअर लिमिट यूज़ करने वजह से यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड लॉग ऑफ अपर लिमिट v2 एंड लोअर लिमिट v1। सो लॉग ऑफ v1 सॉरी लॉग ऑफ v2 माइनस लॉग ऑफ v1 है। देखो उसके बाद माइनस एन आर टी जैसा का वैसा है। देन यहाँ पे देखो लॉग ए माइनस बी मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। आपको पता होगा फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला कौन सा होता है, लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो इसलिए यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन। तो देखो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू एन आर टी लॉग ऑफ वी2 बाई वी। अब इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग एल एन इज नथिंग बट लॉग है, ये आपको याद रखना है। एल एन मतलब क्या होता है, लॉग ही होता है। तो उसको हम शॉर्ट में लॉग भी लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं या फिर एल एन लिख सकते हैं। जैसे बोला कि ये नई टर्म कहाँ से आ गई, तो लॉग और एल एन बोथ आर द सेम थिंग, माइनस एन आर टी, ठीक है। एंड आपका इक्वेशन आएगा वी टू बाय वी वन। अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें तो आपको एक और टर्म यूज़ करनी होती है। जब हम लॉग को बेस 10 में लिखते तो हमें उसके सामने लिखना होता है 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाय
V1। तो ये हो गया। जब आप कभी बेस 10 लोगे तो आपको इंस्टेड ऑफ बेस 10 लेना होगा। और NRT मतलब हमने उसको लॉग बेस 10 में करा था 2.33 NRT log to the base 10 V2/V1। नाउ इसको अकॉर्डिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होगा आपको पता है, रिलेशन P1 इज इक्वल्स P1 V2 P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये आपका इक्वेशन हो गया। आपको पता है कि आपको इसमें V2/V1 है तो यहाँ पे V2 के नीचे V1 को ला लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये P1 के नीचे जाएगा P2, तो ये आएगा P1 P2 इज इक्वल टू V2/V1। नाउ पुट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, this is equation number 4 and put this value equation number 4, put this value in equation number 4, equation number 4 में आपको उसको पुटअप करना है। put this value in equation number 4, so what do we get, W max, यहाँ पे मैक्स आएगा, ये आपका इक्वेशन है W मैक्स का। सो W मैक्स इज इक्वल्स टू आएगा 2 पॉइंट, हाँ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हिस्ट्री थी वो आपको नहीं करना है, माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस है आपको लास्ट तक कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे आएगा -2.303 या फिर 2.303 NRT log to the base 10 P1/P2। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो ये इंस्टेड ऑफ V2/V1 आप P1 का अपन P2 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका डबल मैक्स का इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन अब कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको फिर से एक बार देख सकते हो वीडियो को और अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो। थैंक यू।